गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सार्थक पहल बदलाव हमसे है मैं पुनः एक बार आप लोगों का स्वागत है। और सार्थक पहल के माध्यम से हम भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं और भारत के इतिहास में हम पहुंच गए अभी मध्यकाल में। मध्यकाल में हमने प्रवेश कर लिया है और इसकी शुरुआत की हमने अरब आक्रमणों के रूप में। अरब आक्रमण 712 ईस्वी में प्रथम सफलतम अरब आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में, और शासक था दाहिर और प्रांत था सिंध, राजधानी थी इसकी आलोट और प्रमुख बंदरगाह था इसका देवन। प्रमुख बंदरगाह था देवन। इसके बाद में हमने पढ़ा तुर्क आक्रमण। तुर्क आक्रमणों में हमने पढ़ा महमूद गजनवी जो कि यामिनी वंश का था, और फिर उसके बाद में पढ़ा महमूद गोरी या मोहम्मद गोरी। ये किस वंश का शमशवनी वंश का महमूद गोरी। अब शिहाबुद्दीन, महमूद गोरी का नाम क्या था? शिहाबुद्दीन। अब महमूद गजनवी की बात करें तो गजनी एक प्रांत अफगानिस्तान में, पता है आपको, कल भी पूछूंगा, ठीक। अफगानिस्तान में गजनी एक छोटा सा प्रांत, और इस गजनी जो स्वतंत्र प्रांत है इसकी स्थापना की थी अलाउद्दीन ने। फिर कुछ शासक आए और उसके बाद में सुबुक्तगीन, और सुबुक्तगीन के बाद में मोहम्मद गजनी, महमूद गजनी। और 1000 ईस्वी से 1027 ईस्वी के बीच में इसने भारत पर 17 बार आक्रमण किए हेनरी एलियट के अनुसार। मेरे अनुसार नहीं किए, हेनरी एलियट के अनुसार इसने 17 आक्रमण किए 1000 से 1027 ईस्वी के बीच। पहला, दूसरा, तीसरा जो प्रारंभिक आक्रमण थे वो हिंदू शाही शासक जयपाल के ऊपर किए, और जयपाल बार बार पराजित हो रहा था तो उसने फिर आग में जलकर सुसाइड कर लिया था, आत्महत्या कर ली थी। इसके बाद में अनंगपाल, उसका बेटा अनंगपाल, वो भी शासक बना। इसके बाद में देखा कि उसने मंदिरों को लूटा, मंदिरों पर ही आक्रमण करता था। जो उसका सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण 16वां आक्रमण, और 16वां आक्रमण किसके ऊपर था? गुजरात के सोलंकी शासक भीमदेव प्रथम के समय में। और कहां पर? सोमनाथ के मंदिर को उसने लूटा था। यहाँ जो शिवलिंग था उसके जो अंश थे उसको मस्जिद की सीढ़ियों पर लगा दिया, ये भी पढ़ा था। और 1030 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। 1030 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। धीरे धीरे ये गजनी शासक जो है वो कमजोर होते गए, और एक गजनी के अधीन ही पहले जो प्रांत होता था गौर, वहां पर एक स्वतंत्र साम्राज्य की स्थापना की अलाउद्दीन के द्वारा। किसके द्वारा? अलाउद्दीन के द्वारा। और उसके बाद में 1173-74 में प्रमुख बनता है वहां पर महमूद गजनी, मोहम्मद गौरी। और इसने पहला आक्रमण किया 1178 ईस्वी। भारत पर पहला आक्रमण 1178 ईस्वी में, और तब भीम द्वितीय था। भीम द्वितीय गुजरात का सोलंकी शासक पराजित हुआ, और उसने सोचा कि नहीं यार, अब मैं इस रास्ते से आक्रमण नहीं करूंगा, गुजरात वाले रास्ते से। और अब कहां से आक्रमण करना शुरू किया? पंजाब से। पंजाब साइड से उसने आक्रमण करना शुरू किया। आक्रमण भी हुए उसके महत्वपूर्ण युद्धों में, जैसे तराइन का प्रथम युद्ध 1191, तराइन का द्वितीय युद्ध 1192, चंदावर का युद्ध 1194, और इस तरीके से 1205 में उसका अभियान था जाटों के विरुद्ध, नहीं, खोखरों के विरुद्ध। और जब वो इस अभियान से वापस जा रहा था 1206 ईस्वी में, तब उसकी हत्या कर दी गई। अब कहानी आज उससे आगे से शुरू होगी कि अब क्या महमूद गोरी खत्म हो गया। अब उसका जो उद्देश्य था, जैसे महमूद गजनवी का उद्देश्य क्या था? धन लूटना, इस्लाम का प्रचार प्रसार करना।
मूर्ति पूजा का विरोध करना, मूर्ति भंजन करना, बुद्ध शिकन उसकी उपाधि थी, बुद्ध शिकन उसे कहा गया, ये सब उद्देश्य है। लेकिन महमूद मोहम्मद गोरी का जो उद्देश्य था वो था अपने साम्राज्य का विस्तार करना, दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम में बदलना तो था ही, इस्लाम का प्रचार प्रसार करना तो था ही, लेकिन अपने साम्राज्य का विस्तार करना, क्योंकि उधर पश्चिम में तो गजनी अरब ये बड़े देश थे, तो उधर विस्तार करना संभव नहीं था। विस्तार कहाँ कर सकते थे? भारत की वो इधर ही विस्तार कर सकते थे। तो अपन ने पढ़ा कि महमूद गोरी के जो प्रमुख थे मोहम्मद गोरी, तो अपन यहां देखते हैं, एक तो कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरा था बख्तियार बिन खिलजी, बख्तियार बिन खिलजी, ये दो उसके प्रमुख सेनापति थे जो भारत में थे, और बख्तियार बिन खिलजी को प्रभार दिया था बंगाल बिहार का, और इधर गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, मालवा, इन सब के लिए कोई कुतुबुद्दीन ऐबक। अब महमूद गोरी को तो ये पता नहीं था कि मेरे साथ ऐसी घटना घट जाएगी, तो उसने अपना उत्तराधिकारी किसी को नियुक्त किया नहीं था, तो बड़ी दिक्कत। ऊपर से जो गौर प्रांत था उधर कुबाचा, यालदौज, अली, मर्दान, ऐसे और भी थे जो उच्च पदों पर नियुक्त थे, उच्च पदों पर थे, आसीन थे। और अब इनके बीच में ये प्रश्न उठा कि अब कौन बने यहाँ का प्रमुख, कौन बने यहाँ का प्रमुख। चूंकि महमूद गोरी के समय में कुतुबुद्दीन ऐबक ने उसके बहुत सारे युद्धों में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका, चाहे तराइन का द्वितीय युद्ध हो, चंदावर का युद्ध हो, ऐसे युद्धों को जीतने में जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो इसलिए प्रमुख जो है किसे, मतलब कोई थ्योरिटिकल ऐसा कुछ नहीं कि कोई प्रमाण पत्र दिया है, बस उसे ज्यादा महत्व दिया गया, तो ये मान के चले कि वही उसका प्रमुख होगा। तो अब हमें पढ़ना है कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक। अब दिल्ली सल्तनत की आज शुरुआत कर रहे हैं, दिल्ली सल्तनत। सल्तनत क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका प्रमुख सुल्तान होता था। सुल्तान क्यों कहते थे? क्योंकि सुल्तान बनने का जो प्रमाण पत्र है इनको बगदादी खलीफा से लेना होता था, और ईश्वर मतलब अल्लाह, अल्लाह के बीच में खलीफा, और खलीफा के बीच बाद में सुल्तान आता था। मतलब डायरेक्ट ये निरंकुश नहीं थे, निरंकुश थे क्या ये? नहीं, ये किसके अधीन थे? खलीफा के अधीन थे। इसलिए इनके जो शासक होते थे उन्हें क्या कहा जाता था? सुल्तान। और वहां से प्रमाण पत्र लेना पड़ता था, उसके बाद ही इसे सुल्तान कहा जाता था। तो दिल्ली सल्तनत के प्रमुख 5 वंश, 5 वंश हुए। सबसे पहला है दास, दास वंश, उसके बाद खिलजी वंश, खिलजी वंश के बाद तुगलक वंश, तुगलक वंश के बाद सैयद वंश, सैयद वंश के बाद लोधी वंश, लोधी वंश, लोधी नहीं, लोधी वंश, लोधी वंश। अब क्वेश्चन ये है कि इनका शासनकाल, हर वंश का शासनकाल कब से कब तक? तो गुलाम वंश 1206 से लेकर 1290, 1290 तक लगभग कितने वर्ष शासन किया इन्होंने? 84-85 वर्ष, 1206 से 1290। इसके बाद एक खिलजी वंश
1290 से 1230, 1290 से 1230, लगभग कितने वर्ष? 30 वर्ष। इसके बाद है तुगलक वंश 1230 से 1320। हाँ सॉरी 1320, 1320 से 1414, 1320 से 1414, लगभग 106 वर्ष, 106 वर्ष। सैयद वंश की बात करें 1414 से 1451 और 1451 से 1526, तो लगभग 36 वर्ष। 77-78 वर्ष, ठीक, देख लें। अब क्वेश्चन दोनों बने हैं इसमें से, दोनों बने। कौन से क्वेश्चन आस्था जी बताएं? सबसे अधिक और सबसे कम, ये दोनों क्वेश्चन बने हैं। और देखो उसी साल हमने पढ़ा था और उसी साल ये क्वेश्चन बन गया था। एक सबसे अधिक वाला आया था तो हमने सोचा अब कम वाला भी पूछ सकते हैं, हमने पढ़ाया और उसी साल ये क्वेश्चन बन गया। तो याद रखेंगे बराबर, दास वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश। अब हुआ क्या इसमें, अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल इतना प्रसिद्ध, कोई सोच ही नहीं सकता था कि सबसे कम शासनकाल खिलजी वंश का रहा होगा। तो खिलजी वंश का शासनकाल मात्र 30 वर्ष, 30 वर्ष का रहा है। अब हम कहाँ गलती कर लेते, सैयद वंश के ऊपर। इसके शासकों का नाम भी नहीं पता, किसी को नहीं पता। ऐसा लगता है ना ये छोटा सा वंश रहा होगा, लेकिन नहीं, उन्होंने लगभग 36 वर्ष तक शासन किया है। और लोदी वंश 1451 से 1526 तक, लंबा शासनकाल इनका। और लोदी वंश में जैसे सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी, महत्वपूर्ण शासक, इनसे संबंधित भी क्वेश्चन बनते हैं। अब एक एक वंश की बात करें हम, तो दास वंश, आज हमें दास वंश से ही पढ़ना है। तो दास वंश के प्रमुख शासक कौन कौन से हैं, आपने पढ़ा है क्या पहले? हाँ, दास वंश थोड़ा सा पढ़ा है, तो उसमें से भी थोड़ा सा बताओ। कुतुबुद्दीन ऐबक पहला, हाँ, उसके बाद इल्तुतमिश, हाँ इल्तुतमिश, और फिर रजिया सुल्तान, फिर बलबन, फिर बलबन। ये 4 प्रमुख शासक, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान और बलबन। लेकिन ये जो शासक है गुलाम वंश है, मतलब पैतृक है क्या ये? नहीं, पिता के बाद उसका पुत्र बना है क्या? नहीं। गुलाम वंश क्यों बोला गया? क्योंकि गुलामों को बनाया है। और ऐसा नहीं कि गुलामों को सिर्फ बांध के रखते थे, नहीं, खरीदी बिक्री होती थी योग्यता के आधार पर। कुल मिला के ये बोले जैसे अभी नौकरी लगती है तो वैसे गुलाम, भाई योग्य है तो कोई भी खरीद लेता था, चलो हमारे साथ इतने पैसे हम तुम्हें देंगे, तो योग्य होता था। ऐसे ही नहीं, मतलब कमजोर लोगों को नहीं खरीदते थे उस समय। किनको खरीदते थे? योग्य लोगों को, और उसकी उतनी ज्यादा कीमत दी जाती थी और उसका उपयोग किया जाता था। तो हम बात करेंगे, यहां समझ में आ गया। अब हम पढ़ते हैं यहां पर जानकारी के स्रोत, मध्यकाल की जानकारी के स्रोत। मध्यकाल की जानकारी के स्रोत। तो सबसे पहले पुरातात्विक स्रोत, मतलब इसके लिए हमें कहीं खुदाई करने की जरूरत नहीं पड़ रही है। दूसरा साहित्यिक स्रोत, और तीसरा कौन सा होगा? विदेशी यात्रियों का विवरण। विदेशी
यात्रियों के विवरण। अब विदेशी यात्रियों के विवरण में एक आध तो आप लोगों को पता होगा, या आस्था को पता है? नहीं पता, कुछ भी नहीं पता। मैंने कल भी बोला था कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विदेशी यात्रियों का विवरण, अलबरूनी क्या लिखा है इसने? किताबुल हिंद या तहकीकी हिंद, फिरदौसी का शाहनामा। ये तो भारतीय तो नहीं थे। उतबी, किताबुल यामीन, उतबी का। तो ये विदेशी यात्री थे, और इन्होंने जो अपने ग्रंथों में लिखा है उससे मध्यकाल की जानकारी मिलती। बात क्लियर हो गई एकदम। अब हम पुरातात्विक यदि देखें तो हुमायूं का मकबरा, हुमायूं का मकबरा, हम इसमें सिर्फ सांकेतिक लिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि इतना ज्यादा है कि अब उसे हम पूरा डिटेल में लिख नहीं सकते। जहां जहां पढ़ते जाएंगे जो याद रखे रहेगा सब इसमें ऐड करते चल जाएंगे। पूरा हुमायूं का मकबरा कहां पर है? ये कहां पर है हुमायूं का मकबरा? दिल्ली में। हुमायूं का मकबरा कहां पर है? दिल्ली में। दिल्ली का किला, दिल्ली का किला, बाबरी मस्जिद, आप क्या बोलेंगे? बाबरी मस्जिद, जामा मस्जिद, सिक्के, क्या हो गया? ओके, मोबाइल किसका है? शायद अब आवाज आ रही होगी, ठीक है? यस नो? ठीक। तो हुमायूं का मकबरा, दिल्ली का किला, बाबरी मस्जिद, जामा मस्जिद, सिक्के। सिक्के हम पढ़ेंगे कि किसने कौन सा सिक्का चलाया। जैसे कल महमूद गजनवी का सिक्का पढ़ा था अपन। कैसे सिक्के थे? काय की मूर्ति थी उसके ऊपर? और महमूद गोरी के सिक्कों पर लक्ष्मी की आकृति। ऐसे जैसे टका, जीतल, ये सारे सिक्के हम इसमें पढ़ेंगे। उसी प्रकार साहित्यिक स्रोत की बात करें तो साहित्यिक स्रोत में चचनामा पढ़ा अपन ने। चचनामा किसकी रचना है? अली अहमद। तबकात ए नासिरी, तबकात ए नासिरी, तबकात ए नासिरी, तबकात ए नासिरी। यह है मिन्हाज उस सिराज की। ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तबकात ए नासिरी, मिन्हाज उस सिराज। तारीख फिरोज शाही, तारीख ए फिरोज शाही, ये बर्नी की पुस्तक है, जियाउद्दीन बर्नी। तारीख ए फिरोज शाही। फुतुहात ए फिरोज शाही, ये फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा है। फुतुहात ए फिरोज शाही, फुतुहात ए फिरोज शाही, ये आत्मकथा है। और किसकी आत्मकथा है ये? फिरोज शाह तुगलक की। फुतुहात ए फिरोज शाही। तारीख ए मुबारक शाही, तारीख ए मुबारक शाही, तारीख ए मुबारक शाही।
याहिया बिन सरहिंदी। याहिया बिन सरहिंदी किसकी रचना है? याहिया बिन सरहिंदी। एक है फुतुह ए सलातीन। फुतुह ए सलातीन। फुतुह ए सलातीन ये रचना है इसामी की। इसामी, फुतुह ए सलातीन इसामी की रचना है और बहमन शाह, अलाउद्दीन बहमन शाह को समर्पित है। अलाउद्दीन बहमन शाह को समर्पित है। कामिल उल तवारिक। कामिल उल तवारिक। कामिल उल तवारिक ये रचना है अबुल हसन की। अब्दुल हसन। अब्दुल हसन। अब्दुल हसन। याहिया बिन सरहिंदी किसने लिखा है? ये सॉरी अब्दुल हसन ने लिखा है। महमूद या मोहम्मद गुरी की विजयों का वर्णन है इसमें। कामिल उल तवारिक, मोहम्मद गोरी की विजयों का वर्णन। एक है तारीख मुबारक शाही, ये लिख चुके हैं। तारीख मुबारक शाही किसकी है? ये याहिया बिन सरहिंद। याहिया बिन सरहिंद। अब एक था उस समय तोता-ए हिंद। तोता-ए हिंद किसे कहा गया? तोता-ए हिंद आपको पता होना चाहिए मिस्टर पंकज जी। तोता-ए हिंद याद नहीं है? याद किया था कभी आपने? इतना सरल क्वेश्चन है, इसे याद करने की जरूरत नहीं। विजय जी बड़ा अमीर खुसरो है ना, इसको रटने की जरूरत थोड़ी है। इतने सरल सरल क्वेश्चन को यदि हम रटते चल जाएंगे तो फिर हमारे पास बचेगा क्या? कुछ नहीं बचेगा है? अब तोता-ए हिंद किसको कहा गया? अमीर खुसरो को कहा गया। और इसने बलबन से लेकर एमबीटी तक, पीछे क्या नाम आपका? नेहा, नमस्ते। एमबीटी का मतलब क्या था? मोहम्मद बिन तुगलक। बलबन से लेकर, बलबन किस वंश का शासक? गुलाम वंश का। उसके बाद खिलजी वंश, खिलजी वंश के बाद में तुगलक वंश। तो इसने खिलजी वंश का भी शासन देखा, गुलाम वंश का भी देखा और तुगलक वंश का भी देखा। कहां से कहां तक? बलबन से लेकर मोहम्मद बिन तुगलक तक 6 सुल्तानों का शासनकाल देखा है। ये क्वेश्चन बनता है, 6 सुल्तानों का शासनकाल देखा है। काय का आविष्कार किया था इन्होंने? ये क्वेश्चन भी बना है, पीएससी में बना था। इन्होंने सितार का आविष्कार किया। क्या था? सितार। सितार का आविष्कार किया। जन्म इनका उत्तर प्रदेश के एटा जिले में हुआ था। और इनकी रचना है तुगलकनामा। तुगलकनामा, आशिका, खजाइन फुतूह। खजाइन फुतूह 3 रचना बताई मैंने अभी। रचनाएं तो बहुत सारी हैं, अपने अपनी क्षमता के अनुसार याद करना है। अभी सरल सरल बता दिए। एक तो तुगलकनामा है ना, तुगलकों का इतिहास लिख दिया, इसमें तुगलकनामा हो गया। फिर आशिका, आशिका एक रचना हो गई। फिर है खजाइन फुतूह। फिर लिखेंगे मिफ्ता उल फुतूह। मिफ्ता उल फुतूह। अब हम डायरेक्ट
वंशावली पढ़ेंगे। विदेशी यात्रियों के विवरण में मैंने पहले ही बता दिया था, जैसे अल बरूनी की कौन सी बुक, किताब उल हिंद। इब्न बतूता 1333 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आए थे, और इसकी बुक थी रहला। ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। इब्न बतूता और इसकी बुक कौन सी है, रहला। यहाँ गलतियां भी होती है, रहला, इब्न बतूता की रहला। इसके बाद तारानाथ कौन है तारानाथ? तिब्बती लेखक है, तिब्बती लेखक तारानाथ। इसकी दो रचना है, कंग्यूर तंग्यूर तारानाथ की। मार्को पोलो, ये भी आया था इस समय, मार्को पोलो और पांडे देश की यात्रा, ऐसी बुक का नाम है इसका, पांडे देश की यात्रा। फिर बाकी सरल जो लिखना है वो लिखते रहे। अब हम शुरुआत करेंगे पहले वंश से, और उसका नाम है गुलाम वंश। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। गुलाम वंश, दवंडे जी बता देना, गुलाम वंश के प्रथम शासक का नाम बताओ, प्रथम सुल्तान का नाम बताओ। दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान, हाँ जी, हाँ? क्या बोल रहे? सबसे नजदीक बैठे हो आप मेरे, और फिर भी अच्छे से नहीं बोल पा रहे हो। चिंगम खाते हो दादा? नहीं खाते? तो जो चिंगम खाते हैं, गुटखा पान खाते हैं, वो लोग ऐसे गुड़ुम गुड़ुम करते रहते हैं कुछ भी। आप तो अच्छे आदमी हो, तो खुल के बोलो, खुल के बोलना चाहिए। प्रिया, अब आप बताओ। प्रथम सुल्तान इल्तुतमिश। देखो ये है पढ़ाई। शासक होना अलग बात है, सुल्तान होना अलग बात है। क्योंकि इसे डर था, मैंने उधर लिखा था ना, कुबाचा, याल्दोज, अली मर्दान, बख्तियार बिन खिलजी, ढेर सारे लोग उसके बराबरी के थे, तो उसे डर था मुझे स्वीकार करेंगे या नहीं। तो उसने कभी अपने आप को सुल्तान समझा ही नहीं, सुल्तान की उपाधि धारण ही नहीं की। सिपह सालार, क्या उपाधि थी उसकी? सिपह सालार, मंत्रियों में प्रमुख, ऐसी उपाधि उसने धारण की थी। और दिल्ली तक तो दिल्ली को राजधानी बनाया नहीं उसने। राजधानी कहाँ थी उसकी? लाहौर। दिल्ली को अपनी राजधानी बनाई किसने? इल्तुतमिश। तो दिल्ली का वास्तविक निर्माता, वैसे दिल्ली की स्थापना तो अपन ने पढ़ा एक नगर के रूप में तोमर वंशीय शासक अनंगपाल तोमर ने की थी 11वीं शताब्दी में, लेकिन वास्तविक जो संस्थापक है वो कौन है? इल्तुतमिश। कौन है वास्तविक संस्थापक? इल्तुतमिश। फिर अपन पढ़ते हैं इसमें भारत की प्रथम महिला सुल्तान, ये क्वेश्चन भी, रजिया सुल्तान। रजिया, ये भारत की नहीं है, दिल्ली की। दिल्ली की प्रथम महिला सुल्तान कौन है? रजिया सुल्तान। नहीं तो उससे पहले रानी दिलता भी बन चुकी। दिल्ली की प्रथम महिला सुल्तान कौन? रजिया सुल्तान। तो ऐसे ढेर सारे क्वेश्चन हमें पढ़ना है। तो दास वंश, और यह 1206 से 1290। दास वंश 1206 से 1290 तक, एक एक साल का हिसाब देना है अपने को इसमें। और प्रमुख शासक बताते चलो। पहला कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक। फिर उसके बाद में क्या बताया था? आराम शाह। उसके बाद आराम शाह,
आराम शाह। आराम शाह के बाद इल्तुतमिश। इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के बाद नहीं जी, यहाँ कुछ अल्प समय के लिए और कोई आएगा। इल्तुतमिश के बाद है। हाँ बिल्कुल ठीक। और बताएं जरा। नहीं, अभी हम पढ़ेंगे, उसे पढ़ेंगे। इल्तुतमिश के पहले आराम शाह है। आराम शाह पहले 1210 से 1211 के बीच में, उसके बाद में इल्तुतमिश 1211 से 1236, और इसके बाद में एक शासक बनेंगे नासिरुद्दीन मोहम्मद। इसके बाद में इल्तुतमिश के बाद में थोड़ा सा शासन रहेगा रुकनुद्दीन फिरोज। रुकनुद्दीन फिरोज। रुकनुद्दीन फिरोज। और इसके बाद में रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान के बाद हम पढ़ेंगे नासिरुद्दीन बहराम शाह। इसके बाद बहराम शाह। बहराम शाह। और बहराम शाह के बाद में एक शासक, लंबा शासनकाल है इनका, जो टोपी सिलकर अपना काम चलाता था। टोपी सिलकर अपना काम चलाता था। किसी को पता है क्या उसका नाम क्या था? नासिरुद्दीन महमूद। क्या नाम उसका? नासिरुद्दीन महमूद। नासिरुद्दीन महमूद। नासिरुद्दीन महमूद। इसके बाद में बलवन। बलवन के बाद क्यूमर्स। वैसे कैकुबाद, कैकुबाद के बाद में क्यूमर्स। अंतिम शासक इसका क्यूमर्स। शुरुआत किससे हुई? कुतुबुद्दीन ऐबक से। अंतिम शासक कौन है? क्यूमर्स। वैसे कैकुबाद, और कैकुबाद के बाद में क्या बताया मैंने? क्यूमर्स। ठीक, मैंने लिखा नहीं इसमें। अब हम शुरुआत करते हैं दास वंश। दास वंश, दो तीन बातें दास वंश के बारे में लिखेंगे। तो अजीत अहमद जो है, इससे आरंभिक तुर्क कहते हैं। आरंभिक तुर्क कहते हैं। अजीत अहमद इन्हें आरंभिक तुर्क कहते हैं। तो वही हबीबुल्लाह इन्हें मामलुक कहते हैं। हबीबुल्लाह ने क्या कहा है इन्हें? मामलुक वंश। अब यहां समझना है, क्या बोलते हैं इसे? मामलुक वंश। मामलुक वंश। मामलुक वंश का मतलब होता है स्वतंत्र माता पिता की संतान। स्वतंत्र माता पिता की संतान। तो जैसे इल्तुतमिश जो है शमशी वंश का, बलवन जो है बलवनी वंश का। तो अलग अलग वंश के लोग थे ये, लेकिन चूंकि गुलाम थे एक दूसरे के, इसलिए गुलाम वंश से इनका नाम रखा। लेकिन एक दूसरे से रक्त संबंध है क्या इनका? नहीं, स्वतंत्र माता पिता की संतान है, इसलिए इन्हें क्या कहा गया? मामलुक वंश। क्वेश्चन बनेगा किसने बोला इसे? हबीबुल्लाह ने क्या बोला इन्हें? मामलुक वंश। जबकि अजीत अहमद ने क्या बोला? आरंभिक तुर्क। आरंभिक तुर्क। कुतुबुद्दीन ऐबक, इनका शासनकाल 1206 से 1210। 1206 से 1210। कुछ महत्वपूर्ण बातें हम इनके विषय में नोट करेंगे। एक एक चीज जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो इनके विषय में। तो दिल्ली का प्रथम तुर्क शासक, प्रथम मुस्लिम शासक, प्रथम मुस्लिम शासक। मोहम्मद गोरी का उत्तराधिकारी किसने नियुक्त किया था इन्हें?
जो गोर वंश का महमूद गोरी के बाद जो प्रमुख था गोर में, गोर जो प्रदेश था वहां पर, और वो था गयासुद्दीन। कौन था? गियासुद्दीन। गियासुद्दीन गोरी जिसे बोलेंगे, गियासुद्दीन तुगलक नहीं, गियासुद्दीन गोरी। तो अब सब में मोहम्मद गोरी जैसी योग्यता वो जरूरी नहीं है, तो उसने क्या किया, वो वही रहा और दिल्ली वाला जो एरिया था इसका प्रमुख किसको नियुक्त कर दिया? कुतुबुद्दीन ऐबक को 1206। कौन था कुतुबुद्दीन ऐबक? महमूद गोरी का गुलाम था। गुलाम था। अब गुलाम जो है, अब वो तो शासक नहीं बन सकता, तो सबसे पहले उसे प्रमाण पत्र लेना पड़ेगा गुलामी से मुक्ति का। अब गुलामी से मुक्ति का प्रमाण पत्र कौन देगा उसे? अब महमूद गोरी ने गुलाम बनाया, अब उसके पास तो जा नहीं सकते वे, अब तुम मुझे मुक्त कर दो, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। तो उसने दास्ता से मुक्ति का प्रमाण पत्र प्राप्त किया 1208 में। 1208 में दास्ता से मुक्ति का प्रमाण पत्र उसने प्राप्त किया 1208 में, और सुल्तान की उपाधि न ग्रहण कर दास्ता से मुक्ति का प्रमाण पत्र 1208 में। दूसरी क्या बात पड़ी इनके विषय में? दूसरी पड़ी कि सुल्तान की उपाधि ग्रहण न करके केवल मलिक व सिपह सलार की उपाधि धारण की, मलिक व सिपह सलार की उपाधि धारण की, न खुतबा पढ़ा, न सिक्के डलवाए, न सिक्के चलाए अपने नाम के, जो पहले जैसे चल रहे थे वैसे ही चलने दिए। इसकी पब्लिक ने इसे अलग उपाधि दी। एक है हातिम ताई, हातिम ताई, हातिम ताई द्वितीय, लाख बख्श, लाख बख्श और लख हंता, लाख बख्श लख हंता। हातिम ताई, हातिम ताई का मतलब क्या होता है? बहुत अधिक दान देने वाला, तो इसलिए इसे हातिम ताई द्वितीय भी कहा गया और लाख बख्श भी कहा गया, लाख बख्श भी कहा गया। मिन्हाज उद्दीन सिराज द्वारा कहा गया इसे लाख बख्श, लाखों का दान देने वाला। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, लाखों का दान देने वाला किसको कहा गया है? कुतुबुद्दीन ऐबक। हातिम ताई द्वितीय भी उसी को कहा है। और लखहंता मतलब लाखों की हत्या करने वाला, क्योंकि शत्रु थे, कंपटीशन था, उसको पता ही नहीं था कब तक मैं यहाँ का शासक बना रहूंगा, तो इसे दूसरों को खत्म करना पड़ा, जैसे अली मर्दान जैसे लोगों को, या बख्तियार बिन खिलजी सबसे महत्वपूर्ण, क्योंकि ये बाकी लोग तो कहां थे? गोर प्रदेश में थे, लेकिन ये तो यहीं पर था। तो इसने जैसे बख्तियार बिन खिलजी को 1206 में अली मर्दान ने हत्या कर दी, इन्होंने उसको रिश्वत दी और उसको हत्या करवा दी। फिर मोहम्मद शेरा से अली मर्दान की हत्या करवा दी। तो इस तरीके से इन्होंने बहुत अधिक हत्याएं करवाई, इसलिए इन्हें क्या बोला जाता है? लख हंता भी कहा जाता है। राजधानी कहां रखी इन्होंने? लाहौर। राजधानी कहां रखी? लाहौर में। अब स्थापत्य कला देखते हैं इन्होंने क्या क्या बनाया। स्थापत्य कला तो 2.5 दिन का झोपड़ा, 2.5 दिन का झोपड़ा, ये कहां पर है? राजस्थान के अजमेर में, अजमेर में। फिर है कुतुब मीनार,
कुतुब मीनार कहां पर है? ये दिल्ली में। कुतुब मीनार कहां पर है? दिल्ली में। तो शुरुआत इसने करवा दी थी, भले ही पूर्ण नहीं करवा पाए हो, लेकिन शुरुआत इन्होंने करवा दी थी। कुतुब मीनार, कुतुबुद्दीन, कुतुबुद्दीन लिखेंगे कुतुब मीनार के आगे, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की स्मृति में। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की स्मृति में। बख्तियार बिन खिलजी भी ऑप्शन में दिया रहता है, उनकी स्मृति में नहीं बनाया था। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की स्मृति में। शुरुआत किसने की इसकी? कुतुबुद्दीन ने। पूर्ण किसने करवाया? इल्तुतमिश। फिर बाद में अपन पढ़ेंगे कि और भी एक माला किसी और ने बनाया है, तुगलक वंश ने, वो भी पढ़ेंगे अपन। तो शुरुआत किसने की? कुतुबुद्दीन ऐबक, और पूर्ण किया इसे इल्तुतमिश ने। इसके बाद में एक कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। ऐसा बोला जाता था कि पहले ये जैन मंदिर था। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद जहाँ बनी है, तो पहले ये जैन मंदिर था और इसे तोड़कर इन्होंने मस्जिद बनवाई। इसी प्रकार 2.5 दिन का झोपड़ा, ये पहले क्या था? संस्कृत विद्यालय था। किसने बनाया था इसे? चौहान शासक विग्रहराज चतुर्थ ने बनाया था। चौहान शासक विग्रहराज चतुर्थ ने बनवाया था। इन्हें दास्ता से मुक्ति का प्रमाण पत्र कब मिला? 1208 में। किसने दिया होगा दास्ता से मुक्ति? नियुक्त तो इनको गियासुद्दीन गोरी ने किया था। और दास किसने बनाया था? मोहम्मद गोरी ने। तो मुक्ति का प्रमाण पत्र कौन देगा? गयासुद्दीन गौरी। लेकिन अपन ये पढ़ते ना कि ये जो शासक थे अंतिम रूप से किसको मानते थे? खलीफा। तो खलीफा देगा। कौन देगा? खलीफा देगा। ठीक है। गजनी के खलीफा से दास्ता की मुक्ति का प्रमाण पत्र मिला इन्हें 1208 में। ठीक? अब इनकी समस्याएं क्या थी? समस्याएं देखते हैं। समस्याएं, क्योंकि बेचारा कभी सुल्तान नहीं बना, दिल्ली पे आके शासन नहीं किया, लाहौर से ही वो शासन करते रहा। तो उसका कारण क्या था? तो सबसे पहला कारण था इसका दास होना। दास होना, ये सबसे बड़ी समस्या थी इसका, दास होना। 1206 में शासक बना, 1208 में दास्ता से मुक्ति का प्रमाण पत्र मिला। लेकिन इससे पहले क्या वो सोचता कि मैं सुल्तान बन जाऊं, ये करूं वो करूं, उसी बीच में उसकी मृत्यु हुई, तो कुछ कर नहीं पाया। तो सबसे बड़ी समस्या क्या थी इनका? दास होना। दूसरी समस्या थी ख्वारिज्म की समस्या। ख्वारिज्म की समस्या। ख्वारिज्म मतलब ये गजनी के शासक। ये बोलते थे कि गजनी के अधीन गौर आता है, गौर के अधीन आप भी आते हो, तो इसको भी एक डर था। उसके बाद में है गौरी के अन्य दासों की समस्या। गौरी के अन्य दासों की समस्या। अन्य दास कौन कौन से बताए मैंने? जैसे कुबाचा, याल्दोज, अली मर्दान, और एक नाम क्या बताया? बख्तियार बिन खिलजी। ठीक। लाहौर हिंदू शासकों की समस्या, एक लिखेंगे, हिंदू शासकों की समस्या। अभी यहाँ के स्थायी निवासी तो थे नहीं, बाहर से आके शासन कर रहे थे, तो ऐसा लग रहा था कि ये लोग कभी भी स्वतंत्र होने की कोशिश कर सकते, कोई संगठन बना सकते हैं। अब ये समस्या है तो उसका समाधान भी है। समाधान भी है। कैसे समाधान हो सकता है? या तो लड़कर कर लो या फिर समझौता कर लो।
ये अब नेताओं से सीखना पड़ेगा। कि वही लोग करते रहते इधर से उधर, पब्लिक को तो पता भी नहीं रहता, वही लोग सब कुछ ऊपर के ऊपर कर लेते हैं। और अभी तो राजनीति में बहुत कुछ हमें देखने को मिल रहा है? तो अब इन्होंने भी क्या किया, लड़के तो भाई संभव नहीं था, तो उन्होंने सोचा अब समझौता कर लिया जाए। तो जैसे इनकी बहन थी, तो इसका विवाह कुबाचा से कर दिया, एक शत्रु का। बहन का विवाह किससे कर दिया? कुबाचा से। और स्वयं का विवाह उसने याल्दौज की पुत्री से कर दिया, याल्दौज की पुत्री से कर दिया, जो कि गजनी का शासक था। अपनी पुत्री का विवाह इल्तुतमिश से करवा दिया। मतलब बाहर से तो हमारा सपोर्ट हो, घर में भी आंतरिक सपोर्ट भी तो हो। जो विद्रोह होते हैं वो घर से ही शुरू होते हैं। बाहर वालों से लड़ लेंगे, लेकिन घर वालों से क्या करेंगे? तो इससे अच्छा क्या करो, अपनी पुत्री का विवाह इल्तुतमिश से करवा दिया, क्योंकि इल्तुतमिश भी किसका गुलाम था? मोहम्मद गोरी का गुलाम था। मोहम्मद गोरी का गुलाम था। क्लियर हो गई? ये उसकी समस्या और उस समस्याओं का समाधान। अब क्या करना है? अब अच्छे से साम्राज्य स्थापित करना था, लेकिन इनको खेलने का शौक था। कौन सा खेल खेलते थे? पोलो। पोलो पोलो खेलते थे, है? और घोड़े के ऊपर बैठ के गिर गए एक दिन। यही क्वेश्चन बन गया फिर पीएससी का। तो पीएससी के लिए तो मजे हो गए। कोई भी बोलता है कि बड़ा अच्छा है, बोलते हमारे लिए क्वेश्चन बनाने में बड़ी सुविधा है। कोई पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिर के मर जाता है, तो कोई घोड़े से गिर के मर जाता है। तो बोले अच्छे क्वेश्चन देते हैं ये लोग। तो घोड़े से गिरकर किसकी मृत्यु हुई? कुतुबुद्दीन ऐबक की। तो कुतुबुद्दीन ऐबक की जो मृत्यु है 1208 ईस्वी में घोड़े से गिरकर पोलो खेलते समय हो गई। पोलो खेलते समय, जिसे चौगान बोलते थे उस समय, है? उस समय क्या बोलते थे? चौगान। अभी हम पोलो बोलते हैं, पहले चौगान बोलते थे। और इनकी जो समाधि या जो मकबरा है वो कहाँ बना हुआ है? लाहौर में बना हुआ है। ये क्वेश्चन भी बन सकता है। इनके दरबार में एक लेखक था, ताल उल मासिर। ताल उल मासिर का लेखक हसन निजामी। बुक का नाम है ताल उल मासिर, और इसका लेखक था हसन निजामी। इनके दरबार में रहता था। अब दूसरे शासक के बारे में बात करते हैं, आराम शाह 1210 से 1211। जिनका शासनकाल कम है उनको ऊपर पढ़ेंगे। 1210 से 1211, 1210 से 1211। अब इसका एक प्रतिद्वंदी था, और वो था इस्माइल। ठीक? तो युद्ध के मैदान में इल्तुतमिश से परास्त हुआ। 8 माह का इनका शासन, 8 माह का इनका शासन। ज्यादा पढ़ने की जरूरत है। युद्ध का मैदान या युद्ध किन किन के बीच में हुआ था? ये उत्तराधिकार युद्ध था, और एक कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद हुआ था। आराम शाह और इल्तुतमिश के बीच में हुआ था। ये युद्ध का मैदान दिल्ली के पास में है, और इसमें इल्तुतमिश विजय हुआ और आराम शाह की पराजय हुई। उसका खेल
खत्म। बस इतना सा याद रखना है, युद्ध का मैदान, युद्ध का मैदान। क्लियर एकदम। अब हम आगे पढ़ेंगे इल्तुतमिश। इल्तुतमिश और इनका शासनकाल 1211 से 1236 तक। 1211 से 1236 तक। ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन का मतलब होता है चंद्रमा। कुतुबुद्दीन का मतलब क्या होता था? चंद्रमा। हमें इल्तुतमिश के बारे में बात करना है। तो दास वंश का वास्तविक संस्थापक, दास वंश का वास्तविक संस्थापक, दास वंश का वास्तविक संस्थापक। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है, ये एलबारी तुर्क, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। एलबारी तुर्क, एलबारी तुर्क। जब कुतुबुद्दीन ऐबक शासन कर रहा था तब ये कहां का सूबेदार था, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो ये बदायूं का सूबेदार था, बदायूं का सूबेदार था, बदायूं का सूबेदार था। सुंदर था, बहुत ही सुंदर। इल्तुतमिश बहुत ही सुंदर। बड़े भाई ने बेचा था इसे, बड़े भाई ने बेचा। जो भी सुंदर है वो सोच लेना जरा, बड़ा भाई उनको कहीं बेच न दे। ठीक? तो बहुत ही सुंदर था, तो बड़े भाई ने इसे बेच दिया। ईश्वरी प्रसाद के अनुसार, ईश्वरी प्रसाद के अनुसार दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक था। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक था। इसके सामने भी दो काम करना था इन्हें। अब युद्ध में उसने शासन सत्ता तो हासिल कर ली, ठीक, लेकिन चूंकि दास था तो एक था दासता से मुक्ति, दासता से मुक्ति, और दूसरा काम था सुल्तान का पद, सुल्तान का पद प्राप्त करना था। जैसे महमूद गजनवी से प्राप्त, महमूद गजनवी ने प्राप्त किया था। और महमूद गजनवी ने सुल्तान का पद कहां से प्राप्त किया था? अब्बासी खलीफा से, खलीफा से प्राप्त किया था। अब इनको भी वही पद प्राप्त करना था। तो खलीफा का पद कौन देगा इन्हें? सॉरी, सुल्तान का पद कौन देगा? खलीफा। और दास्ता से मुक्ति, तो दास्ता से मुक्ति इसके पहले ही हो गई थी 1206 में, 1206 में, क्योंकि 1205 में जो खोखरों का युद्ध हुआ था, महमूद गोरी ने किसको पराजित किया था? खोखरों को पराजित किया था। तो उसमें मुख्य भूमिका किसने निभाई थी? इल्तुतमिश ने। तो महमूद गोरी ने बोला चलो तुम्हें दास्ता से मुक्त कर दिया, और उसके बाद उसकी मृत्यु भी हो गई। तो 1206 में उसे दास्ता से मुक्ति मिल गई थी। तो पहले से ही ये दास्ता से मुक्त था। इसे गुलामों का गुलाम भी कहते थे, लेकिन इल्तुतमिश को क्या कहते थे? गुलामों का गुलाम कहते थे। क्यों कहते थे पंकज जी? सर वो गुलाम शासक था, पर गुलामों का गुलाम। सर इससे पहले और भी गुलाम लोग थे। एक से पूछा मैंने, कल को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? तो बोलते टुमारो। मैंने बोला परसों को क्या कहते हैं? तो बोलते टुमारो को एक और मारो। तो वैसी बात कर रहे हैं आप, गुलामों का गुलाम। भाई गुलामों का गुलाम मतलब देखो, महमूद गोरी का गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक, और कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम इल्तुतमिश। तो इसलिए एक गुलाम का भी गुलाम था। बात समझ में आई? क्लियर एकदम। इसलिए उसे क्या बोलते हैं? गुलामों का गुलाम शासक, कुतुबुद्दीन इल्तुतमिश को। ठीक, 1206 में इसे दास्ता से मुक्ति प्रमाण पत्र मिल गया। अब ये 1211 ईस्वी में तो दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया, दिल्ली से शासन करना भी शुरू कर दिया।
लेकिन अभी भी इसके सामने समस्या थी काय की सुल्तान का पद प्राप्त करने की। आवेदन, निवेदन, प्रार्थना पत्र सब भेजे। अब उस समय ऐसा फैक्स और व्हाट्सएप वगैरह तो था नहीं कि तुरंत ही आ जाए। तो इनको प्रमाण पत्र मिला है 1229 में। 1229 में बगदाद के अब्बासी खलीफा से सुल्तान के रूप में मान्यता का अधिकार मिला। मान्यता का अधिकार मिला। ठीक, सुल्तान का पद कब मिला इन्हें? 1229 में। किसने दिया? बगदाद के अब्बासी खलीफा ने। अब महत्वपूर्ण इनके द्वारा तुर्कान ए चहलगामी या चालीसा दल। तुर्कान ये चहलगामी या चालीसा दल, ये इनकी महत्वपूर्ण खासियत थी। तुर्कान ये चहलगामी। क्या था तुर्कान ए चहलगामी? कुतुबुद्दीन ऐबक तो बड़ा शरीफ आदमी था, सबकी बैठक लेता था, सब बैठते थे तो बैठ जाता था, सब खड़े होते थे तो ये भी खड़ा हो जाता था कुतुबुद्दीन। इसने थोड़ा सा परिवर्तन करने की कोशिश की। जो दुश्मन तो बहुत थे इनके भी, तो इन्होंने क्या किया? अपनों को छाट लिया। 40 लोगों का ऐसा दल बनाया जिसकी सहमति से, अनुमति से, परामर्श से ये काम करता था। तो इसे क्या कहा गया? तुर्कान ये चहलगामी। जैसे शिवाजी के समय अष्ट प्रधान थे, अष्ट दिग्गज अपन पड़ा कृष्णदेव राय के समय में। इसी प्रकार चंद्रगुप्त मौर्य के 9 रत्न, चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्न थे। या मौर्य सम्राट के पास में क्या होते थे? तीर्थ होते थे, 18 तीर्थ। तो उस तरीके से इन्होंने क्या किया? तुर्कान ये चहलगामी या दल, चालीसा दल का गठन। यहाँ क्वेश्चन बनता है, गठन किसने किया? चालीसा दल का गठन तो इसने समाप्त किसने किया? तो बलबन। समाप्त कौन करेगा इसे? बलबन। क्योंकि इसमें क्या होता है, जैसे इसने शुरुआत तो कर दी, लेकिन अब धीरे धीरे क्या हो जाएंगी, इनकी शक्तियां बढ़ती चल जाएगी। तो बलबन के समय तक आते तक तो ये बड़े डखरने लग जाएंगे, तो सुल्तान छोटा हो जाएगा। तो सुल्तान क्या करेगा? बोलेंगे ये परंपरा ही खत्म करो, अब मैं ही हूं जो कुछ भी हूं। क्लियर हो गई बातें? तो तुर्कान ये चहलगामी या चालीसा दल का इसके द्वारा गठन किया गया। राजधानी लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित की इन्होंने, यह भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन। राजधानी लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित की, दिल्ली स्थानांतरित की। अब इक्ता प्रणाली की शुरुआत, ये क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण है। इक्ता, एक बार तो इतना सा ही क्वेश्चन बन गया था। इक्ता प्रणाली की शुरुआत, इक्ता प्रणाली की शुरुआत। जैसे अब कल मैंने एक वीडियो डाला था सातवाहन वंश का, आप लोगों ने देखा नहीं होगा, 18-19 मिनट का ही है। कितने मिनट का है? 18 या 19 मिनट का ही है। नहीं देखा होगा ना? देख लिया? पूरा नहीं देखा है? आपको कम से कम 1 से 1.5 घंटा लगेगा उसे देखने में। 1 घंटा वीडियो आपने कहा 1 घंटा 8 मिनट का लगा। अच्छा ठीक है, थोड़ा सा वर्तमान में भी रहा करो, भूतकाल में तो सारी दुनिया। आजकल लोगों की खासियत क्या है, या तो भूतकाल में जीते हैं या फिर भविष्यकाल में। वर्तमान तो किसी को पसंद है ही नहीं, वर्तमान में कोई जीता ही नहीं है। ठीक, तो रात के लगभग 1 से 1.5 बजे मैंने वीडियो डाला है, तो सोच सकते हो। तो इक्ता प्रणाली की शुरुआत, इक्ता प्रणाली की शुरुआत। अब प्राचीन समय में सातवाहन वंश, इन्होंने क्या भूमिदान देना शुरू किया। गुप्त शासन काल ने उसे क्या किया? अक्षय निधि, पढ़ाना अपने, अक्षय निधि मतलब स्थायी दे दिया तो दे दिया। अब तुम सेना रखो, ये करो, राजस्व वसूल करो, और छोटे मोटे लड़ाई झगड़े होते तो उसको वहीं पर निपट दो, ये शुरुआत कर दी। और धीरे धीरे ये जो
ब्रह्मदेव जो भूमि थी, दान में देने वाले जो भूमि थी वो अक्षय निधि में बदले। ब्रह्मदेव मतलब उस व्यक्ति को दी जा रही है, उस व्यक्ति के बाद में फिर वापस ले लेंगे। अक्षय निधि में क्या हो गया, स्थायी हो गई, उसको दे दी, उसके बाद उसके बच्चे, उसके बाद उसके बच्चे, ये अक्षय निधि हो गई। और इससे सामंतवादी व्यवस्था का जन्म हुआ। और ये जब आए तो देखा कि सामंत लोग साले को सुनते ही नहीं है किसी की, भाई इसे थोड़ा सा हमें परिवर्तन करना पड़ेगा। तो सेम सामंतवादी व्यवस्था जैसा ही था ये एकता, मतलब एक भूमि जो है वो दान में दे देते थे, एक निश्चित क्षेत्र का उसे स्वामी बना दिया जाता था, कुछ अधिकार दे दिए जाते थे, लेकिन उतनी स्वतंत्रता नहीं थी। मतलब प्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण किसका होता था इसके ऊपर, सुल्तान। तो लिखेंगे इसे 2 लाइन में, प्राचीन सामंत व्यवस्था को समाप्त कर दूरस्थ प्रांतों को केंद्र के साथ संयुक्त किया गया। अब इन्होंने सिक्के भी चलाए। सिक्के, ये क्वेश्चन बनता है, एक तो जीतल और दूसरा टंका। टका नहीं, टंका। दो मुद्राएं इन्होंने चलाई। कुतुबुद्दीन ऐबक ने नहीं चलाई थी, क्योंकि वो शासक ही नहीं था, सुल्तान ही नहीं था, इन्होंने चलाई। जीतल जो होता था वो काय का, तांबे का, और टंका जो था ये चांदी का 175 ग्रेन का होता था। टंका काय का, चांदी का 175 ग्रेन का होता था। सिक्कों पर नाम, टकसाल का नाम लिखवाने की परंपरा शुरू हुई। सिक्के तो है, सुल्तान का तो नाम रहेगा, लेकिन कहां से बना है वो देखें। आप लोगों ने सिक्के देखे? धनेश्वरी ने तो देखे। धनेश्वरी मतलब धन की देवी, ऐसा कुछ है क्या? सिक्के देखे आपने? तो कल क्या करना, आप 10 एक प्रकार के सिक्के देखना और उसमें बताना, किसी इस पे स्टार बना होगा, सिक्के पे एक चिन्ह बना रहता है, किसी पे स्टार बना रहेगा, किसी पे प्लस बना रहेगा, किसी पे खाली बना रहेगा। तो ये आप देखना कि कौन कौन से चिन्ह होते हैं, ठीक है? फिर अपन उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखने की परंपरा इनके द्वारा शुरू की गई। अब समस्याएं देखते हैं, इनकी भी समस्याएं थी, थोड़ा जल्दी करेंगे। तो समस्याएं में देखेंगे तो अवध में पृथुओं का विद्रोह, ये क्वेश्चन भी बना है। अवध में पृथुओं का विद्रोह, कुबाचा द्वारा बड़े क्षेत्र पर अधिकार। हाँ, अवध में पृथुओं का विद्रोह। दूसरा, कुबाचा द्वारा बड़े क्षेत्र पर अधिकार। फिर बंगाल बिहार में अली मर्दान की समस्या, वो पहले से था। और मंगोल आक्रमण का खतरा 1200, मंगोल आक्रमण का खतरा, मंगोल आक्रमण का खतरा 1221, इसे समझते थोड़ा सा। मंगोल आक्रमण, मंगोल आक्रमण क्या है? मंगोल कौन थे? मध्य एशिया के, लिखेंगे 2 लाइन लिख लो इससे भी। मंगोल मध्य एशिया के स्टेपिज क्षेत्र के निवासी थे मंगोल। चाइनीज थे कुल मिला के,
और पहले कौन से धर्म को मानने वाले थे ये? बौद्ध धर्म को। और मंगोल मतलब ये इस्लाम इन्होंने कबूल कर लिया था। इस्लाम से पहले ये बौद्ध थे, या पहले बौद्ध थे, बाद में इन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया था। अब ख्वारिज्म में एक प्रदेश था, पहले समझ लो, इसे लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। और ख्वारिज्म का एक शासक था, क्या नाम था उसका? मांगबरनी, जलालुद्दीन मांगबरनी, जलालुद्दीन मांगबरनी। और चंगेज खान कौन था ये? मंगोल शासक। वो इसका पीछा कर रहा था, वो इसका पीछा कर रहा था। और ये आया उधर से भागते भागते इल्तुतमिश के एरिया में आ गया और बोले कि मुझे शरण दे दो, वो मेरा पीछा कर रहा है मंगोल शासक। तो इल्तुतमिश ने सोचा कि इसको मैं शरण दे दूंगा तो हमला किस पे करेगा? वो मेरे ऊपर करेगा। भी क्या किया? शरण देने से मना कर दिया, बोलते वो उधर चला गया, वो उधर चला गया। तो मंगोल शासक भी इसके घर में ना आके बाहर के बाहर ही निकल गया। तो एक बड़ी समस्या जो है वो टल गई। फिर बाद में देखेंगे कि अलाउद्दीन खिलजी के समय में ढेर सारे मंगोल आक्रमण होंगे, लेकिन इसने मंगोल आक्रमण से अपने आप को बचा लिया। कैसे बचाया? जलालुद्दीन मांगबरनी को शरण न देकर। ख्वारिज्म के अंतिम शाह शासक जलालुद्दीन मांगबरनी को शरण न देकर। अब एक युद्ध हुआ था इसके समय में, तराइन का तृतीय युद्ध। तराइन का प्रथम तो पढ़ा अपन ने 1191, तराइन का द्वितीय 1192 और तराइन का तृतीय युद्ध 1200। ठीक, लिखेंगे 1216-17 तराइन का तृतीय युद्ध 1216-17 याल्दोज कुबाचा के बीच, सिंधु नदी के तट पर, सिंधु नदी के तट। तराइन का तृतीय युद्ध भी इसे कहा जाता है। बारह सौ 21 में किसका आक्रमण हो रहा था? मंगोल। और कौन था? चंगेज खान। किसका पीछा कर रहा था वो? मांगबरनी, जलालुद्दीन मांगबरनी। जलालुद्दीन मांगबरनी कहाँ का शासक था? ख्वारिज्म का अंतिम शासक था। 1236 ईस्वी में, 1236 ईस्वी में इल्तुतमिश की मृत्यु हो गई। इल्तुतमिश द्वारा मिन्हास उस सिराज, मिन्हास उस सिराज व मिन्हास उस सिराज व मलिक ताजुद्दीन को संरक्षण दिया। कुतुब मीनार का निर्माण पूर्ण करवाया, कुतुब मीनार का निर्माण पूर्ण करवाया। तो कल रुकनुद्दीन फिरोज, रजिया सुल्तान, बहराम शाह, नासिरुद्दीन महमूद, बलबन, कैकुबाद, क्यूमर्स, इन सभी शासकों को पढ़ना है। तो कल का हमारा मुख्य फोकस दो सुल्तानों पर होगा, एक रजिया सुल्तान और दूसरा बलबन। रजिया सुल्तान और बलबन दोनों टॉपिक में से मेंस के क्वेश्चन उठते हैं। तो रजिया सुल्तान की समस्या क्या थी, रजिया सुल्तान की असफलता के कारण क्या थे, और बलबन का राजत्व सिद्धांत। जितनी भी बार एग्जाम दिया है मैंने 2-3 बार इसको मेंस में लिखा है, बलबन का राजत्व सिद्धांत, और हम चाहेंगे कि आप लोग भी सब लिखें। तो इसलिए मिलते हैं कल ऐसी बेहतर क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।